25.1 परिचय। इस इकाई में हम स्थानीय स्वशासन से संबंधित सामग्री पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से शहरी स्थानीय स्वशासन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और तेजी से शहरीकरण और औद्योगीकरण के संदर्भ में स्वैच्छिक संगठनों के उद्भव और कार्य पर भी प्रकाश डालेंगे। स्वतंत्रता के बाद संविधान की शुरुआत के कारण भारत में शहरी स्थानीय सरकारों का महत्व काफी बढ़ गया है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बरकरार रखता है और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्रों में सरकारों की भूमिका पर जोर देता है। यह इकाई भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की अवधि दोनों पर विचार करते हुए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यहाँ हम तेजी से शहरीकरण के चरण के दौरान भारत में नगरपालिका विधेयक और स्थानीय स्वशासन के नए दृष्टिकोणों का एक संक्षिप्त विवरण शामिल करेंगे। विभिन्न प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों के साथ साथ उनके महत्व और कामकाज के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। चर्चा के अंत में हम वर्तमान परिस्थितियों में स्थानीय निकायों में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करेंगे। नागरिक समाज के विकास और प्रगति में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए स्वैच्छिक संगठनों को भी संबोधित किया जाएगा। ये संगठन जागरूकता पैदा करने और लोगों की क्षमता का निर्माण करने से कहीं आगे जाते हैं। वे विभिन्न समूहों के बीच संस्थागत शिक्षा को साझा करने में अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करते हैं, जिससे वे नए समूहों के लिए सीखने का केंद्र बन जाते हैं। अंत में हम समाज के विकास में योगदान देने में स्थानीय सरकार के अंतर्संबंध और स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका पर जोर देंगे। 25.2 स्थानीय सरकार, कुछ परिभाषाएं। पैराग्राफ स्थानीय सरकार की विभिन्न परिभाषाओं और विशेषताओं पर चर्चा करता है। इसकी शुरुआत इस बात से होती है कि स्थानीय सरकारों को अलग-अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इसे एक ऐसे प्राधिकरण के रूप में परिभाषित करती है जो पूरे राज्य से छोटे एक सीमित क्षेत्र में नियम बनाता और लागू करता है। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर जोर देती है। पी-स्टोन स्थानीय सरकार को देश की सरकार के उस हिस्से के रूप में परिभाषित करते हैं जो एक विशिष्ट इलाके के लोगों के साथ व्यवहार करती है। एल गोल्डिंग इसे किसी समुदाय के मामलों का उसके अपने निवासियों द्वारा प्रबंधन के रूप में वर्णित करते हैं। के वेंट्रंगया अधिक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। उनके लिए स्थानीय सरकार में स्थानीय निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था द्वारा एक छोटे क्षेत्र जैसे गांव या शहर का प्रशासन शामिल होता है। इस निकाय के पास कुछ हद तक स्वायत्तता है। यह स्थानीय करों के माध्यम से राजस्व बढ़ाता है और राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से अलग सेवाओं पर पैसा खर्च करता है। प्रोफेसर W.A. रॉबसन कहते हैं कि स्थानीय सरकार का तात्पर्य एक गैरसंप्रभु समुदाय से है जिसके पास कानूनी अधिकार है और अपने स्वयं के मामलों को विनियमित करने के लिए आवश्यक संगठन है। फिर स्थानीय सरकार की आवश्यक विशेषताओं को रेखांकित किया गया है। स्थानीय क्षेत्र, यह राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक शहर, कस्बे या गांव जैसा एक परिभाषित क्षेत्र है। स्थानीय प्राधिकरण प्रशासन क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे चुने गए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। नागरिक सुविधाएं, स्थानीय सरकार का लक्ष्य क्षेत्र के निवासियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है। स्थानीय वित्त फंडिंग मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर निवासियों द्वारा भुगतान किए गए करों के माध्यम से जुटाई जाती है, जो उच्च स्तरीय सरकारों से अनुदान द्वारा पूरक होती है। स्थानीय स्वायत्तता, स्थानीय निकायों को कानूनी सीमा के भीतर अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्वतंत्रता है। स्थानीय भागीदारी,
विकासात्मक कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है। स्थानीय नेतृत्व निर्वाचित प्रतिनिधियों का मजबूत नेतृत्व नीतियों और कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करता है। स्थानीय जवाबदेही स्थानीय सरकारें प्रभावी प्रदर्शन सुनिश्चित करते हुए सीधे स्थानीय निवासियों के प्रति जवाबदेह हैं। स्थानीय विकास स्थानीय सरकार क्षेत्र और उसके निवासियों के विकास के लिए जिम्मेदार है। संक्षेप में, स्थानीय सरकार में स्थानीय विकास और नागरिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वायत्तता, निर्वाचित नेतृत्व और जवाबदेही के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र पर शासन करना शामिल है। 25.3 स्थानीय सरकार और स्थानीय स्वशासन के बीच अंतर। यह पैराग्राफ स्थानीय सरकार और स्थानीय स्वशासन की अवधारणाओं, उनके ऐतिहासिक संदर्भ और भारत में उनके महत्व पर चर्चा करता है। कुछ देशों में स्थानीय सरकार और स्थानीय स्वशासन शब्दों का प्रयोग परस्पर उपयोग किया जाता है। स्थानीय स्वशासन एक शब्द है जो आमतौर पर उन देशों में अधिक उपयोग किया जाता है जो कभी औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। हालांकि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद स्थानीय सरकार शब्द को प्राथमिकता दी गई क्योंकि पूरा देश लोगों द्वारा शासित होता है, न कि केवल स्थानीय स्तर पर। यह अंतर भारतीय संविधान में परिलक्षित होता है, जहां स्थानीय सरकार शब्द का उपयोग 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 5 में किया गया है। इस भेदभाव के बावजूद दोनों शब्द अभी भी भारत में उपयोग किए जाते हैं। ये शब्द सरकार के एक ऐसे रूप को संदर्भित करते हैं जो स्थानीय आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य कानून के तहत कुछ हद तक स्वायत्त रूप से संचालित होता है। यह राज्य और केंद्रीय स्तर पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं से भिन्न सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए गांवों, जिलों, शहरों और शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। शहरी स्थानीय सरकार विशेष रूप से शहरी मामलों पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत में शहरी परिदृश्य जटिल है, जिससे शहरी क्षेत्रों को विनियमित करने और विकसित करने में प्रशासनिक प्रणाली के लिए चुनौतियां पैदा होती है। शहरी स्थानीय सरकारें शहरीकरण, शहरी नियोजन, शहरी सरकारों की संरचना, नगरपालिका कानून, कार्मिक प्रबंधन, वित्त और बहुत कुछ जैसे पहलुओं को कवर करती है। शहरी स्थानीय सरकारें स्थानीय आबादी को होने वाले लाभों के कारण महत्व रखती है। वे लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षण आधार के रूप में कार्य करते हैं, नागरिकों को स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में शिक्षित करते हैं। वे पहल, सहिष्णुता और समझौता जैसे गुणों को बढ़ावा देते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि संविधान लोकतंत्र, कल्याण और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में शहरी सरकारों की भूमिका पर जोर देता है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करने के लिए भारत के एक शहर की कल्पना करें जहां शहरी स्थानीय सरकार अपशिष्ट निपटान, जल आपूर्ति और सार्वजनिक परिवहन जैसी सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह प्रणाली नागरिकों को शासन को समझने, उनकी आवश्यकताओं को व्यक्त करने और लोकतंत्र की गतिशीलता को सीखने में मदद करती है। चिंतन और कार्य 25.1 अपने शहर, कस्बे, गांव के स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय में जाएं। इस कार्यालय की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में इस प्रशासन के अधिकतम 2 अधिकारियों से साक्षात्कार लें। यह क्या भूमिका निभाते हैं और आम तौर पर लोगों की कितनी सेवा कर पाते हैं? मेरे शहर, वार्ड या नगरपालिका कार्यालय आदि कस्बे, गांव में प्रशासन प्रक्रिया पर लगभग 2 पृष्ठों में एक नोट लिखें। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य शिक्षार्थियों के साथ अपना नोट साझा करें। नोट
मेरे शहर में प्रशासन प्रक्रिया। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे हाल ही में अपने शहर में स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय का दौरा करने का अवसर मिला, जो विभिन्न नागरिक और शासन कार्यों के लिए जिम्मेदार है। मैंने इसकी संरचना, कार्यप्रणाली, भूमिकाओं और समुदाय की सेवा में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस प्रशासन के 2 अधिकारियों का साक्षात्कार लिया। मेरे शहर में स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय कई गतिविधियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, जो सीधे निवासियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान मुझे नगर मजिस्ट्रेट और नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का साक्षात्कार लेने का सौभाग्य मिला। इन अधिकारियों ने प्रशासन प्रक्रिया और हमारे समुदाय में इसके महत्व के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। संरचना और कार्यप्रणाली। प्रशासनिक कार्यालय कई विभागों के साथ संरचित है, प्रत्येक विशिष्ट कार्यों को पूरा करता है। टाउन मजिस्ट्रेट स्थानीय सरकार का एक प्रतिनिधि, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि शहर के नियमों का पालन किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और शहरी नियोजन सहित नगरपालिका सेवाओं की देखरेख करता है। प्रशासनिक कार्यालय में वित्त, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे विभाग भी शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व संबंधित अधिकारी करते हैं। जिम्मेदारियों का यह विभाजन कुशल कामकाज और सुव्यवस्थित शासन सुनिश्चित करता है। नियम और जिम्मेदारियां। साक्षात्कार के दौरान टाउन मजिस्ट्रेट ने शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में उनकी भूमिका के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बारे में अंतर्दृष्टि साझा की कि वे विवादों में कैसे मध्यस्थता करते हैं, स्थानीय नियमों को लागू करते हैं और सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करते हैं। सीईओ ने निवासियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में नगरपालिका कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। वे अपशिष्ट संग्रहण और निपटान की देखरेख करते हैं, सड़कों और पार्कों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का रखरखाव करते हैं और शहरी विकास परियोजनाओं पर काम करते हैं। सीईओ ने समुदाय की बढ़ती जरूरतों के साथ बजट की कमी को संतुलित करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात की। लोगों की सेवा करना। दोनों अधिकारियों ने समुदाय की सेवा के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की। नगर मजिस्ट्रेट ने नागरिकों के लिए पारदर्शी एवं सुलभ प्रशासन के महत्व को स्वीकार किया। निवासियों की चिंताओं को दूर करने के लिए नियमित सार्वजनिक सुनवाई और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए गए हैं। सीईओ ने बेहतर बुनियादी ढांचे और सेवाओं के माध्यम से शहर में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के बारे में बात की। उन्होंने जल आपूर्ति को उन्नत करने, अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने और टिकाऊ शहरी नियोजन को बढ़ावा देने के लिए चल रही परियोजनाओं का उल्लेख किया। हालांकि उन्होंने संसाधन की कमी और सामुदायिक समर्थन की आवश्यकता के कारण होने वाली सीमाओं को भी स्वीकार किया। निष्कर्ष। अंत में, स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय की मेरी यात्रा ने मेरे शहर में शासन की जटिल कार्यप्रणाली में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और निवासियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टाउन मजिस्ट्रेट और सीईओ के साथ साक्षात्कार में समुदाय की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते समय उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। यह स्पष्ट है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन बाधाओं को दूर करने और सतत विकास हासिल करने के लिए अधिकारियों, समुदाय के सदस्यों और स्थानीय संगठनों के बीच सहयोग आवश्यक है। अपनी बातचीत के माध्यम से
मुझे स्थानीय शासन की जटिलताओं और हमारे दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में गहरी सराहना मिली। मुझे आशा है कि यह नोट अध्ययन केंद्र में साथ ही शिक्षार्थियों को हमारे शहर में प्रशासन प्रक्रिया और समुदाय की प्रभावी ढंग से सेवा करने के प्रयासों की समझ प्रदान करेगा। 25.4 भारत में शहरी स्थानीय सरकार का विकास। ब्रिटिश चरण। भारत में शहरी स्थानीय सरकार की शुरुआत 1687 में मानी जा सकती है, जब मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी। नगर निगम एक स्थानीय शासी निकाय को संदर्भित करता है, जो किसी शहर के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। बाद में 1720 में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता शहरों में मेयर कोर्ट के लिए एक रॉयल चार्टर गया था। रॉयल चार्टर या सत्तारूढ़ संप्रभु आमतौर पर एक राजा या रानी द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था को कुछ अधिकार, विशेषाधिकार या शक्तियां प्रदान करता है। यह सत्तारूढ़ प्राधिकारी से एक प्रकार के आधिकारिक प्राधिकरण या मान्यता के रूप में कार्य करता है। रॉयल चार्टर ऐतिहासिक रूप से निगमों, विश्वविद्यालयों, शहरों और अन्य संस्थाओं को स्थापित करने के लिए किया जाता रहा है, जो अक्सर उन्हें विशिष्ट कानूनी दर्जा प्रदान करते हैं और उन्हें कुछ गतिविधियों या कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करते हैं। 1720 का रॉयल चार्टर प्राधिकारी द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज को संदर्भित करता है, जिसने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता शहरों में मेयर के कोर्ट की स्थापना की। मेयर कोर्ट द्वारा देखरेख की जाने वाली कानूनी संस्थाएं थीं और इन शहरों के भीतर कुछ कानूनी मामलों के लिए जिम्मेदार थी। 1870 में लॉर्ड मेयो के संकल्प का उद्देश्य नगरपालिका संस्थानों को मजबूत करना और इन निकायों में भारतीयों को शामिल करना था। यहाँ संकल्प का तात्पर्य औपचारिक निर्णय या योजना से है। 18 मई 1882 को लॉर्ड रिपन का संकल्प एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। उनका संकल्प भारत में स्थानीय सरकार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। उन्होंने स्थानीय निकायों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधारों का सुझाव दिया। स्थानीय निकाय स्थानीय शासी संगठनों को संदर्भित करते हैं। उन्हें अक्सर भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। शहरी स्थानीय स्वशासन का अर्थ है शहरों और कस्बों को कुछ हद तक खुद पर शासन करने की अनुमति देना। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्वशासन विकसित करने का मुख्य उद्देश्य देश में स्वशासी निकायों को बढ़ावा देने के बजाय ब्रिटिश हितों की सेवा करना था। इन संस्थानों पर अंग्रेजों का नियंत्रण था और अधिकांश भारतीयों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी। भारत में स्थानीय सरकार शुरू करने की मुख्य प्रेरणा ब्रिटिश साम्राज्य पर वित्तीय बोझ को कम करना था। 1907 में रिपन के प्रस्ताव के बाद एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। भारतीयों के बीच बढ़ते असंतोष के कारण विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की स्थापना हुई। रॉयल कमीशन का तात्पर्य सरकार द्वारा स्थापित एक आधिकारिक जांच से है। इस आयोग ने भारत सरकार, प्रांतीय सरकारों और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच वित्तीय और प्रशासनिक संबंधों की जांच की। स्थानीय निकायों के सत्ता विकेंद्रीकरण, केंद्र से स्थानीय अधिकारियों को सत्ता हस्तांतरित करना और लोकतंत्रीकरण, सिस्टम को अधिक लोकतांत्रिक बनाना और अधिक लोगों को शामिल करना को बढ़ाने के लिए आयोग ने सिफारिश की कि अध्यक्षों का चुनाव गैराधिकारिक उम्मीदवारों, आधिकारिक सरकारी पदों पर नहीं रहने वाले व्यक्ति से किया जाए और अधिकांश सदस्य गैर सरकारी हों। अन्य सिफारिशों में नगर पालिकाओं, स्थानीय सरकारी इकाइयों को अधिक कर शक्तियां देना और उनके बजट पर नियंत्रण देना शामिल था। इसके अतिरिक्त
बड़ी नगर पालिकाओं के पास अधिक अधिकार होने चाहिए थे और उन्हें कार्यकारी अधिकारियों के साथ साथ योग्य स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता थी। परिणामी कानून ने नगर निकायों पर आधिकारिक नियंत्रण कम कर दिया। प्रांतीय सरकारें नगर पालिकाओं में चुनाव प्रणाली शुरू कर सकती हैं और गैराधिकारिक अध्यक्षों को अनुमति दे सकती हैं। 1919 में भारत सरकार अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की, जिसका अर्थ है कि सत्ता निर्वाचित मंत्रियों और नियुक्त अधिकारियों के बीच विभाजित थी। स्थानीय स्वशासन प्रांतीय विधानमंडलों में लोकप्रिय मंत्रियों, जनता के समर्थन वाले मंत्री की जिम्मेदारी बन गई। इस अधिनियम ने स्थानीय निकायों की कराधान शक्तियों का विस्तार किया, मतदान पात्रता आवश्यकताओं को कम किया, नियुक्त तत्वों को कम किया और कई नगर पालिकाओं में सांप्रदायिक मतदान अधिकार, समुदाय के आधार पर मतदान अधिकार बढ़ाए। 1935 में भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों के लिए स्वशासी प्राधिकरण पर ध्यान केंद्रित किया और स्थानीय सरकार को प्रांतीय मामले के रूप में नामित किया। स्थानीय निकायों के लिए करों को अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं किया गया था। लोकप्रिय मंत्रालयों की शुरुआत के माध्यम से नगरपालिका संस्थानों को पुनर्जीवित किया जाना था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के कारण प्रगति सीमित थी। 1935 के अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और प्रांतों में लोकप्रिय सरकारें, सार्वजनिक समर्थन वाली सरकारें पेश की। 1947 में जब अंग्रेज चले गए, तब उन्होंने पूरी तरह से स्वतंत्र, सक्रिय, स्वस्थ और कुशल नगरपालिका सरकार प्रणाली स्थापित नहीं की थी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद की अवधि। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया। जब शहरों और कस्बों को चलाने की बात आती है, तो संविधान में कुछ नियम सूचीबद्ध हैं। इन नियमों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी में से एक, जिसे राज्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एक नियम प्रविष्टि 5 है, जो बताती है कि स्थानीय सरकारें कैसे काम करती है। इसमें ऐसी चीजें शामिल हैं जैसे कि नगर परिषद, सुधार संगठन, जिला बोर्ड और स्थानीय क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अन्य समूहों की स्थापना कैसे की जानी चाहिए और उन्हें क्या करने की अनुमति है। एक अन्य नियम प्रविष्टि 20 एक साझा श्रेणी में आती है, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों निर्णय ले सकती हैं। यह नियम उन चीजों के लिए योजना बनाने की बात करता है जो अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित करती है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद शहरों और कस्बों को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। यह परिवर्तन 1985 में हुआ, जब उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय नामक एक नया सरकारी विभाग स्थापित किया। यह मंत्रालय शहरों और कस्बों से संबंधित विभिन्न मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार था। इस नए मंत्रालय की स्थापना से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय नामक एक अलग सरकारी विभाग स्थानीय शहर और कस्बे के मामलों की देखभाल करता था। प्रारंभ में उनका मुख्य ध्यान इन क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार लाने पर था। यह फोकस 1863 में रॉयल आर्मी सैनिटेशन की गई सिफारिशों से आया था। इसका लक्ष्य शहरों और कस्बों में लोगों के लिए रहने की स्थिति को बेहतर और स्वस्थ बनाना था। दिलचस्प बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ग्रामीण और शहरी दोनों मामलों को संभालता था। वे ग्रामीण इलाकों और शहरों दोनों के प्रशासन के प्रभारी थे। हालांकि 1958 में इसमें बदलाव आया। उस समय सरकार ने ग्रामीण हिस्से को शहरी हिस्से से अलग करने का फैसला किया। इसलिए ग्रामीण मामलों को सामुदायिक विकास मंत्रालय नामक एक अलग सरकारी विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया।
यह परिवर्तन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को अलग-अलग बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए किया गया था। संक्षेप में, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद शहरों और कस्बों के प्रबंधन के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया। शहरी मामलों की देखभाल के लिए 1985 में स्वास्थ्य मंत्रालय के स्थान पर शहरी विकास मंत्रालय बनाया गया था, जो ग्रामीण और शहरी दोनों मामलों को संभालता था। जिम्मेदारियों का यह पृथक्करण 1958 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। 1966 में स्थानीय सरकार के शहरी विकास खंड को कार्य और आवास मंत्रालय को सौंपा गया था, जिसे बाद में कार्य, आवास और शहरी विकास मंत्रालय का नाम दिया गया। 1967 में शहरी विकास का विषय वापस स्वास्थ्य मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे तब स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, कार्य, आवास और शहरी विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। 1985 में देश में बढ़ते शहरीकरण और उससे उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने एक अलग शहरी विकास मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया। इस मंत्रालय को आवास, शहरी विकास, शहरी गरीबी उन्मूलन, शहरी जल आपूर्ति, शहरी परिवहन के साथ साथ सरकारी भवनों और भूमि के निर्माण और रखरखाव से संबंधित व्यापक नीतियां बनाने और कार्यक्रमों की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अगस्त 1988 में भारत सरकार ने शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग (एनसीयू) की स्थापना की, जिसने बाद में निम्नलिखित सिफारिशें की। शहरी विकास मंत्रालय का पुनर्गठन करके इसे शहरीकरण से निपटने वाला मुख्य प्राधिकरण बनाया जाए। शहरीकरण नीतियां बनाने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय शहरीकरण परिषद (एनयूसी) की स्थापना करें। संगठित स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक भारतीय नागरिक कार्रवाई परिषद (आईसीसीए) बनाएं। सुनिश्चित करें कि 50,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक शहरी समुदाय विभाग हो। 25.5 नगरपालिका विधेयक 1989। अगस्त 1989 में सरकार ने नागरिकों को सशक्त बनाने और शहरी स्थानीय शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से नगरपालिका विधेयक पेश किया। इस विधेयक में ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत बनाने, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों और बड़ी नगर पालिकाओं में क्षेत्रीय समितियों की स्थापना के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान शामिल थे। विधेयक में स्थानीय निकायों के सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, चुनावों की केंद्रीय चुनाव आयोग की निगरानी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण रूप से स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक वित्त आयोग का भी प्रस्ताव रखा गया है। विधेयक में 3 प्रकार की नगरपालिकाओं को वर्गीकृत किया गया। 10,000 से 20,000 की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, 20,000-300,000 लोगों वाले क्षेत्रों के लिए नगर परिषद और 300,000 से अधिक निवासियों वाले क्षेत्रों के लिए नगर निगम। जबकि विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, यह राज्यसभा राज्यों की परिषद में 3 वोटों से हार गया था। 1991 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने विधेयक का एक संशोधित संस्करण पेश किया, जिसे दिसंबर 1992 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। यह संविधान में 9A नामक एक नया भाग पेश करके 74वां संशोधन अधिनियम 1992 बन गया। इस भाग में नगर पालिकाओं के विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया गया, जैसे उनकी संरचना, आरक्षित सीटें, चुनाव, शक्तियां, वित्त और अन्य प्रावधान,
जो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देते हैं। भारत में शहरी प्रशासन के लिए शहरी निकायों के प्रकारों में नगर निगम, नगर परिषद समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समितियां, टाउन एरिया समितियां, टाउनशिप, छावनी बोर्ड और विशेष प्रयोजन एजेंसियां प्राधिकरण शामिल है। नगर निगम बड़े शहरों में स्थापित होते हैं और इनकी एक परिषद होती है जिसका नेतृत्व मेयर करता है। स्थायी समितियां निर्णय लेती हैं, जबकि नगर आयुक्त उन्हें लागू करते हैं। नगर परिषदें राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाती हैं और इनमें निर्वाचित, संयोजित और सहयोगी सदस्य शामिल होते हैं। वे एक राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जो प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख होता है। अधिसूचित क्षेत्र समितियां उन क्षेत्रों के लिए हैं जो अभी नगर पालिका बनने के लिए तैयार नहीं हैं। अक्सर तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। टाउन एरिया समितियां छोटे शहरों को संभालती हैं और उनकी संरचना और कार्य अलग अलग होते हैं। नगर प्रशासक नियोजित औद्योगिक टाउनशिप का प्रबंधन करते हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन छावनी बोर्ड सैन्य स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। हाउसिंग बोर्ड और सुधार ट्रस्ट जैसी एकलुद्देशीय एजेंसियां विशिष्ट शहरी विकास उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। आवास के लिए ये बोर्ड निम्न और मध्यम आय समूहों सहित आवास योजनाओं की योजना बनाते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। सुधार ट्रस्ट विकास प्रयासों का समन्वय करते हैं और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को एक साथ लाते हैं। इसका एक उदाहरण 1957 में स्थापित दिल्ली विकास एजेंसी है। 25.5 नगर पालिका विधेयक 1989। सरकार ने लोगों को शक्ति देने और शहरी स्थानीय सरकारों को मजबूत, पुनर्जीवित और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से अगस्त 1989 में नगर पालिका विधेयक पेश किया। इसका मुख्य प्रावधान ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों और महानगर पालिकाओं में क्षेत्रीय समितियों का गठन था। इसका प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करना, स्थानीय निकायों के वित्त की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना भी था। इसमें केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा चुनावों का संचालन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की लेखा परीक्षा और सबसे ऊपर स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना भी शामिल था। इस विधेयक में मुख्यतः 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की परिकल्पना की गई। आय 10,000 से 20,000 की आबादी के लिए नगर पंचायत। 2. 20,000 से 3 लाख के बीच आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद और 3. 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में यह 3 वोटों के मामूली अंतर से हार गया। 1991 में फिर जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उसने थोड़े से संशोधनों के साथ विधेयक पेश किया। इसे दिसंबर 1992 में संसद के सदनों द्वारा पारित किया गया था। बाद में यह संविधान 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अस्तित्व में आया। यह अधिनियम संविधान में एक नया भाग अर्थात भाग 9A प्रस्तुत करता है। यह भाग नगर पालिकाओं से संबंधित मुद्दों जैसे उनकी संरचना और संरचना, सीटों का आरक्षण, चुनाव, शक्तियां और कार्य, वित्त और कुछ विविध प्रावधानों से संबंधित है। इस प्रकार 74वां संशोधन नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। निष्कर्ष निकालने के लिए यह देखा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के बाद शहरी स्थानीय सरकार का विकास केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों की ओर से जड़ता के कारण हुआ है
जैसा कि कार्यान्वयन में उनके द्वारा किए गए छिटपुट और टुकड़ों में किए गए प्रयासों से पता चलता है। शहरी सरकारों के महत्व को पहचानना और उनके संगठन और कामकाज में सुधार के लिए आधे अधूरे कदम उठाना। 1980 के दशक के दौरान ही केंद्र सरकार ने देश में शहरी स्वशासन संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय की स्थापना, राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की नियुक्ति और 1989 और 1991 में नगरपालिका विधेयक पेश करने का निर्णय लिया। भारत में शहरी प्रशासन के लिए निम्नलिखित प्रकार के शहरी निकायों का गठन किया गया है। I. लघु निगम। 2. नगर परिषद समिति नगर पालिका। 3. अधिसूचित क्षेत्र समिति। 4. नगर क्षेत्र समिति। वी टाउनशिप। 6. छावनी बोर्ड और विशेष प्रयोजन एजेंसी प्राधिकरण। बड़े बड़े शहरों में नगर निगम स्थापित किए गए हैं। निगम की परिषद का नेतृत्व एक मेयर करता है और इसकी स्थायी समितियां विचार विमर्श करने वाली शाखा का गठन करती हैं, जो निर्णय लेती है। नगर आयुक्त कार्यकारी प्राधिकारी है, जो इन निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। महापौर की अध्यक्षता में स्थायी समितियां और नगर आयुक्त सामूहिक रूप से निगम बनाते हैं। निगम की परिषद में पार्षद शामिल होते हैं, जो 5 साल की अवधि के लिए कार्य करते हैं। निगम का नगर आयुक्त नगर निगम पदानुक्रम के शीर्ष पर है और निगम की प्रशासनिक मशीनरी को नियंत्रित करने वाला प्रमुख अधिकारी है। उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। आमतौर पर इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। पारंपरिक नागरिक कार्य नगर निकायों द्वारा किए जाते हैं। नगरपालिका परिषद राज्य विधायिका के एक अधिनियम द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है और इसे स्थापित करने के मानदंड अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं। एक नगरपालिका परिषद में निर्वाचित, सहयोजित और सहयोगी सदस्य होते हैं। परिषद अपने सदस्यों में से 5 साल की अवधि के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करती है। उसे परिषद के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा भी हटाया जा सकता है। परिषद 1 या 2 उपाध्यक्षों का भी चुनाव करती है। राष्ट्रपति प्रशासनिक प्रमुख होता है और वह आम तौर पर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, विचार विमर्श का मार्गदर्शन करता है और निर्णयों को लागू करवाता है। राज्य सरकार सामान्य प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए नगर पालिका परिषद में कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भी करती है। वह नगरपालिका कार्यालय पर सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है, लिपिक कर्मचारियों को स्थानांतरित कर सकता है, नगर पालिका बजट तैयार कर सकता है, व्यय पर नजर रखता है, करों और शुल्कों के संग्रह के लिए जिम्मेदार है और बकाया और देय राशि की वसूली के लिए उपाय करता है। उसे परिषद या राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। सामान्यतः परिषद के कार्य नगर निगमों के समान ही होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन उन क्षेत्रों में किया जाता है जो अभी तक खुद को नगर पालिका घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। यह आम तौर पर उन क्षेत्रों में बनाया जाता है जो बड़े और भारी औद्योगिकरण के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार एक समिति का गठन करती है, जिसे अधिसूचित क्षेत्र समिति कहा जाता है। यह समिति इस क्षेत्र का संचालन करती है। निर्वाचित 3 सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों की नियुक्ति आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। टाउन एरिया कमेटी को अर्धनगरपालिका प्राधिकरण कहा जा सकता है। इनका गठन छोटे शहरों के लिए किया गया है। नगर क्षेत्र समिति का गठन राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा किया जाता है और इसकी संरचना और कार्य इसमें निर्दिष्ट होते हैं।
समिति आंशिक रूप से नामांकित या आंशिक रूप से निर्वाचित या पूर्णतः निर्वाचित या पूर्णतः नामांकित हो सकती है। जब किसी क्षेत्र में बड़े सार्वजनिक उद्यम स्थापित किए जाते हैं तो कई आवासीय कॉलोनियां भी विलुप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए राउरकेला, भिलाई और जमशेदपुर आदि के इस्पात संयंत्रों में ऐसी टाउनशिप का प्रशासन करने के लिए नगर पालिका परिषद या निगम जिनमें ये क्षेत्र आते हैं एक टाउन प्रशासक नियुक्त करते हैं, जिन्हें कुछ इंजीनियरों और तकनीशियनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। टाउनशिप अच्छी तरह से योजनाबद्ध है और इनमें पानी, बिजली, सड़क, जल निकासी आदि जैसी कई सुविधाएं हैं। इन सेवाओं पर होने वाला खर्च संबंधित उद्योगों द्वारा साझा किया जाता है। छावनी बोर्ड एकमात्र निकाय है जिनका नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इनकी स्थापना तब की जाती है जब किसी नए क्षेत्र में सैन्य स्टेशन स्थापित किया जाता है। कंटोनमेंट क्षेत्र की स्थापना के साथ कई नागरिक क्षेत्र जैसे दुकानें और बाजार और इन बाजारों के निवासियों की एक बड़ी आबादी बनती है। स्टेशन का कमांडिंग अधिकारी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। एक निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बना रहता है, जबकि नामांकित सदस्य तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक वे उस पद पर बने रहते हैं। नगर पालिकाओं और निगमों के अलावा अन्य एकल प्रयोजन एजेंसियां हैं जो संबंधित राज्य सरकारों के अलग अलग अधिनियमों के तहत वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित की जाती है। एकल प्रयोजन एजेंसियां हाउसिंग बोर्ड और सुधार ट्रस्ट है। आवास की समस्या से निपटने के लिए लगभग हर राज्य में हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की गई है। केंद्रीय स्तर पर आवास और शहरी विकास निगम हुडको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने देश में कई घरों को बढ़ावा दिया है। उनमें से अधिकांश निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हैं। हाउसिंग बोर्ड को विभिन्न आवासीय योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से धन प्राप्त होता है। ये बोर्ड आम तौर पर आवास की समस्या का विश्लेषण करते हैं और ये आम तौर पर आवास समस्याओं के सुधार के संबंध में सरकार को सलाह देते हैं। वे उचित लागत पर घरों के निर्माण के साथ नियोजित पड़ोस भी बनाते हैं। हालांकि हाउसिंग बोर्ड विशेष रूप से गरीब आय समूहों के लिए नहीं है, बल्कि वे अन्य भी हैं। इसलिए उच्च आय वर्ग के लिए आवास की योजना बनाएं, फिर भी उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मध्यम आय वर्ग की सेवा में रहा है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड द्वारा कई अच्छी तरह से एकीकृत कॉलोनियां विकसित की गई है। किसी शहर के विकास को बढ़ावा देने के लिए सुधार ट्रस्ट का गठन किया जाता है। वे वैधानिक निकाय हैं। आम तौर पर यह शहर के नए क्षेत्र होते हैं जो सुधार ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं। सुधार ट्रस्टों की शक्तियां और कार्य उस अधिनियम में निर्दिष्ट है जिसके द्वारा उन्हें बनाया गया है। इसलिए सुधार ट्रस्टों की संरचना और कार्यप्रणाली में अंतर्राज्य भिन्नताएं हैं। आम तौर पर एक सुधार ट्रस्ट का अध्यक्ष एक अध्यक्ष होता है जो राज्य सरकार का नामित व्यक्ति होता है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक बहुकार्यात्मक विकास एजेंसी है जो विकास की प्रक्रिया में लगी बड़ी संख्या में सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को एक छत के नीचे लाकर महत्वपूर्ण समन्वयात्मक भूमिका निभाती है। सुधार ट्रस्ट का एक उदाहरण दिल्ली विकास एजेंसी DDA है, जिसे 1957 में स्थापित किया गया था। 25.6 नगर पालिकाओं के कार्य। 12वीं अनुसूची में निर्धारित कार्यों की सूची इस प्रकार है। आय, शहरी नियोजन जिसमें नगर नियोजन भी शामिल है। 2. भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन। 3. आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना। 4. सड़कें और पुल। घरेलू
औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति। 6. सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। 7. अग्निशमन सेवाएं। 8. शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना। 9. विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना। किस स्माइली मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन। 11. शहरी गरीबी उन्मूलन। 12. पार्क, उद्यान और खेल के मैदान जैसी शहरी सुविधाओं और व्यवस्था का प्रावधान। 13. सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना। 14. कब्रिस्तान और कब्रगाह और विद्युत शवदाह गृह। 15. मवेशी तालाब, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। 16. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े। 17. सार्वजनिक सुविधाएं, जिनमें स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक आराम शामिल है। 18. बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों का विनियमन। 25.7. महानगर योजना समिति MPC। मेट्रोपॉलिटन योजना समिति 74वें संवैधानिक संशोधन की शुरुआत के साथ अस्तित्व में आई, जो यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में समग्र रूप से महानगरीय क्षेत्र के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करने के लिए एक मेट्रोपॉलिटन योजना समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसमें यह भी निर्धारित किया गया कि इस प्रकार की समिति में कम से कम 2/3 सदस्य उस विशेष क्षेत्र की नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाएंगे। विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। आय योजनाएं महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की जाएंगी। 2. दोनों के बीच सामान्य हित के मामले। 3. पानी और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा। 4. बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण का एकीकृत विकास। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समग्र उद्देश्य और प्राथमिकताएं। 6. अन्य उपलब्ध संसाधन, वित्तीय और अन्य। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शहरी स्थानीय निकायों के तेजी से विकास के बावजूद आम धारणा यह है कि भारत में शहरी स्थानीय निकाय लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रहे हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शहरी स्थानीय निकायों का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय शहरी निकाय सत्ता के केंद्रीकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय निकाय भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के साधन हैं। वे सामाजिक परिवर्तन के अधिक प्रभावी साधन हैं क्योंकि वे शहरी लोगों में नागरिक भावना और पड़ोस की चेतना पैदा करते हैं। इसके बावजूद एक ओर लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों और दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन के वास्तविक आचरण के बीच असंतुलन रहा है। वित्त की कमी ने समस्या की गंभीरता को और बढ़ा दिया। उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से उपयोग न करने से भी हालात बदतर हुए। तेजी से शहरीकरण और विकासात्मक कार्यों के उद्भव के लिए उच्च स्तर के प्रशासनिक और तकनीकी कौशल की आवश्यकता थी। शहरी प्राधिकारियों को बड़े वित्तीय हस्तांतरण की बहुत आवश्यकता है। नगरपालिका वित्त की प्रणाली गंभीर खामियों से ग्रस्त है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रणाली का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है, जिससे गबन, लीकेज और कम मूल्यांकन होता है। विभिन्न नगर पालिकाओं में ऑडिट आपत्तियां कई वर्षों तक लंबित रहती हैं और कुछ नगर पालिकाओं में नियमित आधार पर ऑडिट भी नहीं किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों पर अत्यधिक नियंत्रण के कारण उनके प्रदर्शन पर असर पड़ता है। शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों का उचित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार विधायी, प्रशासनिक,
वित्तीय और न्यायिक नियंत्रण रखती है। ये नियंत्रण मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के बजाय नकारात्मक हो जाते हैं, जिससे इन निकायों के कामकाज पर प्रतिबंध लग जाता है। नियंत्रण के अलावा शहरी स्थानीय निकायों की विफलता का एक अन्य कारण स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं आदि के चुनावों का स्थगित होना भी है। राज्य सरकार को जनता द्वारा चुने गए पार्षदों और नगर सेवकों के साथ काम करने की तुलना में नागरिक प्रशासन का नेतृत्व करने वाली नौकरशाही का प्रबंधन करना अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक लगता है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता के नौकरियों के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने से कस्बों और शहरों की अनियोजित वृद्धि जैसी कई समस्याएं पैदा हुई। उचित नियोजन के अभाव में भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। स्कूल, पार्क और अस्पताल जैसी उचित सुविधाओं के बिना कॉलोनियां बसाई जाती है। मलिन बस्तियों के विकास की जांच नहीं की जाती है। मकानों की कमी है। यातायात की भीड़ व्याप्त है और शहरी गरीबी और बेरोजगारी को रोकने के लिए शायद ही कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। जनता में जागरूकता की कमी के कारण शहरी निकायों में जनभागीदारी नगण्य रही है। शहरों की आबादी में विषम समूह शामिल है और वे एक दूसरे से अलग-थलग है। शहर की अधिकांश आबादी कभी ग्रामीण थी और अब भी वह शहर को केवल आजीविका कमाने की जगह के रूप में देखती है और इससे उसका कोई लगाव नहीं है। हम देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में लोग अपने राजनीतिक और प्रशासनिक समूहों को चलाने में ज्यादा हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि शहर में भी ऐसा ही क्यों होता है। शहरी नेतृत्व भी लोगों के बीच कोई विश्वास पैदा करने में विफल रहता है और एक बार निर्वाचित होने के बाद वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं की गंभीरता के बारे में जानने के लिए शायद ही अपने वार्डों में जाते हैं। 25.8 स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव। निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी जरूरी है। यद्यपि स्थानीय निकाय लोकतांत्रिक है, लेकिन अधिकांश आवश्यक निर्णय नौकरशाहों और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। विकासात्मक कार्यक्रम के सफल होने के लिए लोगों का प्रतिनिधित्व एक बहुत ही आवश्यक घटक है। विकासात्मक योजनाओं और नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ नगरपालिका, सरकार और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों के बीच समन्वय होना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को शहरी विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धन और अन्य संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए राजनीतिक समर्थन भी मिलना चाहिए। संगठन को योजना बनाकर अपना काम अच्छी तरह से करने की जरूरत है कि चीजें कहां और कब होंगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम सही लोगों की मदद करें और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। कभी-कभी कुछ मामलों में उन्हें और भी बेहतर कार्य करने की आवश्यकता होती है। संगठनात्मक संरचना को प्रशासन में निरंतरता प्रदान करनी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार में बदलाव से जुड़ी प्रमुख राजनीतिक कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता होनी चाहिए जो अंतरसरकारी संबंधों को प्रभावित करती है। इसे शहरी विकास की प्रक्रिया में प्राथमिकताओं में बदलाव और अप्रत्याशित घटनाओं के अनुकूल होना चाहिए। प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन तथा प्रदर्शन में लगातार सुधार के लिए प्रणाली में प्रावधान करने की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए कि आप भारत के किसी शहर में अपनी जमीन के एक टुकड़े पर एक नया घर बनाना चाहते हैं। हालांकि जब आप प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि सरकार से आवश्यक अनुमतियां और अनुमोदन प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन अनुमतियों को देने के मौजूदा नियम और प्रक्रियाएं जटिल हैं और इसमें अक्सर बहुत सारी कागजी कार्रवाई और प्रतीक्षा शामिल होती है। उदाहरण के लिए, आपको अपनी भवन योजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करना होगा,
सुनिश्चित करना होगा कि आपका निर्माण शहर के भवन कोड का पालन करता है और भूमि स्वामित्व से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। हालांकि समीक्षा प्रक्रिया में देरी और नौकरशाही बाधाओं के कारण घर बनाने का जो आसान काम होना चाहिए वह समय लेने वाली और निराशाजनक प्रक्रिया बन जाता है। इसी तरह जब कोई नई फैक्ट्री किसी शहर में स्थापित करना चाहती है तो उन्हें कई अधिकारियों से अनुमति लेने, औद्योगिक जोनिंग कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और फैक्ट्री के पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। दोनों ही मामलों में इन कानूनी और प्रशासनिक मामलों से निपटने के लिए मौजूदा प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता है। इसमें प्रक्रियाओं को सरल बनाना, देरी को कम करना और पूरी प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना शामिल हो सकता है। इस तरह लोग अनावश्यक बाधाओं और प्रतीक्षा समय के बिना घर बना सकते हैं या व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। भारत में जैसे जैसे शहर बढ़ते और बदलते हैं, स्थानीय शहर सरकारों के लिए चुनौतियां भी आती हैं। उनका काम शहर के विकास का प्रबंधन करना और आने वाली नई समस्याओं का समाधान करना है। उन्हें योजना बनाने की जरूरत है कि शहर कैसे विकसित होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं तक पहुंच मिले। इससे लोगों की आय और समग्र कल्याण में सुधार करने में मदद मिलती है। हालांकि अक्सर चुनौतियां होती हैं। यद्यपि स्थानीय सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे निर्णय ले जिससे उनके शहर के लोगों को लाभ हो, कभी-कभी राज्य या पूरे देश की बड़ी सरकारों के पास शहर के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिक अधिकार होता है। इससे स्थानीय सरकारों के लिए प्रभावी ढंग से काम करना और अपने समुदायों के लिए सर्वोत्तम कार्य करना कठिन हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप भारत जैसे बड़े देश में हैं और आप एक शहर में रहते हैं। माना जाता है कि इस शहर की अपनी स्थानीय सरकार होती है जो वहां रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सेवाओं जैसी चीजों की देखभाल करती है। यह स्थानीय सरकार शहर को अच्छी तरह से जानती है और उसे लोगों की जरूरतों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। हालांकि कभी-कभी समस्या होती है। पूरे राज्य या पूरे देश की बड़ी सरकार भी यह चाहती है कि शहर कैसे चलाया जाए। उनके पास अधिक शक्ति और प्रभाव हो सकता है। इससे शहर की स्थानीय सरकार के लिए अपना काम ठीक से करना कठिन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें हमेशा वे निर्णय लेने का मौका न मिले जो उन्हें शहर और उसके लोगों के लिए सबसे अच्छा लगता है। इसलिए भले ही स्थानीय सरकार को शहर में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उन्हें अक्सर अपने निर्णयों में शामिल होने वाली बड़ी सरकार से निपटना पड़ता है। इससे स्थानीय सरकार के लिए अच्छा काम करना और शहर को सर्वोत्तम बनाना कठिन हो सकता है। 25.9 स्वैच्छिक संगठन का उद्भव। शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्या, बुनियादी सुविधाओं की कमी, असुरक्षित पेयजल, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, अलगाव और बुजुर्गों की उपेक्षा जैसे कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए स्वैच्छिक संगठन महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन समूहों का लक्ष्य इन मुद्दों पर मदद करना है, भले ही उनकी पहुंच और प्रभाव सीमित हो। उनकी भूमिका समाज को निष्पक्ष और अधिक न्यायपूर्ण बनाने के लिए एक निवेश की तरह है। शहरी क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठन एनजीओ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वैच्छिक संगठन लोगों को उनके शहरों और कस्बों की समस्याओं के बारे में सूचित करने में मदद करते हैं। वे समूह और संघ बनाते हैं। गैर सरकारी संगठन समाज के विभिन्न हिस्सों को जानकारी प्रदान करते हैं।
बेहतर योजना बनाने के लिए लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना महत्वपूर्ण है। ये संगठन स्थानीय लोगों को मिलकर समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशिक्षित भी करते हैं। प्रशिक्षण से उन्हें बड़ी तस्वीर को समझते हुए अपने क्षेत्रों के लिए बातचीत करने और योजना बनाने में मदद मिलती है। एनजीओ योजना, शिक्षा और सेवाओं में भी मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा समाज अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है और प्रशासन विकेंद्रीकृत होता जा रहा है, स्वैच्छिक संगठन अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। वे बड़ा प्रभाव डालने के लिए मीडिया, संचार और बातचीत का उपयोग करके अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं। वे शहरी समस्याओं को सुलझाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वादे पूरे किए जाएं। वे अपनी योजनाओं को सरकार, अन्य गैर सरकारी संगठनों, मीडिया और जनता के साथ साझा करते हैं। स्वैच्छिक संगठन नई विकास पहलों और नागरिक समाज की प्रगति में भी शामिल है। वे इन क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे न केवल जागरूकता बढ़ाते हैं और कौशल का निर्माण करते हैं, वे नए समूहों के लिए सीखने के केंद्र बन जाते हैं। वे शहरों में गरीबों और विकलांगों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए खड़े होते हैं। वे सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। वे तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं और प्रक्रियाओं को समझाने में मदद करते हैं। वे दूसरों को दोहराने के लिए अपने अनुभव और सीख साझा करते हैं। इन दस्तावेजों का उपयोग समस्याओं को हल करने और सरकारों के साथ काम करने के लिए किया जा सकता है। चिंतन और क्रिया 25.2 अपने पड़ोस में किसी स्थानीय एनजीओ से मिले। इसकी गतिविधियों और उनमें लोगों की भागीदारी के बारे में पता करें। एनजीओ के मूल और कार्यकलाप पर 2 पृष्ठों का एक नोट लिखें। अपने नोट की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों से करें। नोट: स्थानीय एनजीओ की प्रकृति और गतिविधियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक समर्पित छात्र के रूप में मुझे अपने पड़ोस में स्थित एक प्रमुख एनजीओ में जाकर स्थानीय समुदाय में खुद को शामिल करने का सौभाग्य मिला। इस अनुभव ने मुझे संगठन की प्रकृति और इसकी विविध गतिविधियों के साथ साथ इसके मिशन को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भागीदारी के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। मुझे जिस एनजीओ का पता लगाने का अवसर मिला उसे सामुदायिक उत्थान सोसाइटी (CUS) कहा जाता है। 2008 में भावुक सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा स्थापित CUS शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास और समग्र सामुदायिक कल्याण को संबोधित करने वाली विभिन्न पहलों के माध्यम से समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के उत्थान के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। एनजीओ की प्रकृति। सामुदायिक उत्थान सोसाइटी एक जमीनी स्तर का संगठन है जो एकता के माध्यम से सशक्तिकरण के सिद्धांत के साथ काम करता है। उनका मिशन उन लोगों की मदद करके एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उनका दृढ़ विश्वास है कि स्थायी परिवर्तन तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समुदाय एक साथ आए और विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। एनजीओ की गतिविधियां। अपनी ज्ञानवर्धक यात्रा के दौरान मुझे सार्थक प्रभाव पैदा करने के लिए CUS द्वारा की गई गतिविधियों की व्यापकता के बारे में जानने का सौभाग्य मिला। शैक्षिक संवर्धन शिक्षा को प्रगति की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। CUS उन बच्चों के लिए शाम की कक्षाएं चलाता है जिनके पास आर्थिक बाधाओं के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच नहीं है। ये कक्षाएं न केवल शैक्षणिक विषयों को कवर करती है बल्कि समग्र विकास को बढ़ावा देने वाले जीवन कौशल पर भी जोर देती है। स्वास्थ्य देखभाल पहुंच। CUS स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता है
जो वंचित व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा जांच, परामर्श और बुनियादी दवाएं प्रदान करता है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अस्पतालों के साथ भी सहयोग करते हैं कि जरूरतमंद लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता मिले। कौशल सशक्तिकरण, कौशल विकास के महत्व को पहचानते हुए सीयूएस व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। सिलाई और बुनाई से लेकर कंप्यूटर साक्षरता तक, ये कार्यक्रम प्रतिभागियों को ऐसे कौशल हासिल करने में सक्षम बनाते हैं जो उनकी रोजगार क्षमता और समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण, एनजीओ का महिलाओं को सशक्त बनाने पर समर्पित ध्यान है। वे लैंगिक समानता, कानूनी अधिकार और वित्तीय साक्षरता पर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। महिलाओं को सामूहिक रूप से पैसे बचाने और एक दूसरे के उद्यमशीलता प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक मंच बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। पर्यावरणीय पहल, सीयूएस टिकाऊ पर्यावरण के महत्व को समझता है। वे ग्रह के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन जागरूकता अभियान और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। लोगों की भागीदारी, सीयूएस को वास्तव में जो चीज अलग करती है वह संगठन के सभी स्तरों पर व्यक्तियों की गहन भागीदारी है। सामुदायिक स्वयंसेवक संगठन एक मजबूत स्वयंसेवक आधार तैयार करने में कामयाब रहा है, जिसमें स्थानीय निवासी शामिल हैं जो एनजीओ की परियोजनाओं को चलाने के लिए अपना समय और विशेषज्ञता समर्पित करते हैं। उनका जुनून और प्रतिबद्धता सामुदायिक भागीदारी की शक्ति का उदाहरण है। योगदानकर्ता के रूप में लाभार्थी सीयूएस के कार्यक्रमों के लाभार्थी, चाहे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण में, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और योगदान देते हैं। यह सहयोग स्वामित्व की भावना पैदा करता है और पारंपरिक दाता प्राप्तकर्ता गतिशीलता को तोड़ता है। युवाओं की भागीदारी, समुदाय के युवा सीयूएस की पहल को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जागरूकता अभियान आयोजित करते हैं, स्कूलों से जुड़ते हैं और एनजीओ के संदेश को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। अन्य छात्रों के साथ तुलना, हमारे अध्ययन केंद्र में साथी इग्नू छात्रों के साथ अपने अनुभवों पर चर्चा करने पर मैंने पाया कि विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की हमारी सामूहिक यात्राओं ने उन विविध तरीकों के बारे में हमारी समझ को समृद्ध किया है जिनसे एनजीओ समाज को प्रभावित करते हैं। जबकि प्रत्येक एनजीओ की अनूठी गतिविधियां थी, एक सामान्य विषय उभरा, जमीनी स्तर पर कार्रवाई की शक्ति। यह देखकर खुशी हुई कि कैसे व्यक्ति और समुदाय इन गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ठोस परिवर्तन लाते हैं और एक अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देते हैं। अंत में, सामुदायिक उत्थान सोसाइटी की मेरी यात्रा ने सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए सीयूएस का बहुआयामी दृष्टिकोण स्थायी परिवर्तन लाने के लिए एक प्रेरक मॉडल के रूप में कार्य करता है। हर स्तर पर लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी इस तथ्य को रेखांकित करती है कि सामूहिक प्रयासों से प्रगति होने पर प्रगति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। एक इग्नू छात्र के रूप में इस अनुभव ने सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक जुड़ाव के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। लोगों के लिए एक दूसरे से बात करने, चर्चा करने, सहमत होने और सहयोग करने के तरीके ढूंढना वास्तव में आवश्यक है, खासकर जब इसमें अलग-अलग समूह शामिल हों। यह एक ऐसी प्रणाली के भीतर होना चाहिए जो मुख्य योजनाओं और कार्यक्रमों का पालन करती हो। यदि हम चाहते हैं कि इन प्रथाओं को स्वीकार किया जाए, तो हमें उन लोगों को पहचानना और उनका सम्मान करना होगा जो लोकप्रिय समूह के लिए बोलते हैं।
हमें संस्थानों को समायोजित करने और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को यह सिखाने की भी आवश्यकता है कि वे हमारे शहरों के पड़ोस में क्या हो रहा है, इसका महत्व समझें। जो लोग शहरों में रहते हैं और उनके समूह सबसे अधिक मायने रखते हैं। शहरों के विकास में मदद करने के लिए स्वयंसेवी संगठन मजबूत हो गए हैं। इन समूहों और सरकार को अपने कार्यों में बेहतर होने की आवश्यकता है ताकि वे एक साथ मिलकर अच्छी तरह से काम कर सके और एक दूसरे से सीख सके। गैर सरकारी संगठनों को भी बदलाव लाने और सरकार के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि वे भविष्य में शहरों को बढ़ने में मदद कर सकें। इसलिए जब हम योजना बनाते हैं कि एक शहर कैसा होना चाहिए, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह निष्पक्ष हो और सभी का ख्याल रखने वाला हो, खासकर उन लोगों का जो अक्सर छूट जाते हैं। शहर में दूसरों की मदद करने के लिए स्वयं काम करने वाले समूह हर किसी को शहर के निर्णयों में शामिल होने और वे जो करते हैं उसके बारे में स्पष्ट और ईमानदार होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे इसलिए भी मौजूद है क्योंकि बढ़ते शहर में लोगों को मदद की जरूरत है। 25.8 निष्कर्ष। शहर की सरकारों का एक बड़ा काम है जिसमें यह देखना शामिल है कि शहर कैसे विकसित हो, उनके लिए योजना बनाना, उनके लिए कानून बनाना, लोगों का प्रबंधन करना, धन को संभालना और बहुत कुछ। वे कस्बों और शहरों में काम करते हैं। शहर की सरकारें विशेष होती है क्योंकि उनके पास केवल एक निश्चित क्षेत्र में ही शक्ति होती है और उनका काम लोगों को उनकी जरूरत की बुनियादी चीजें उपलब्ध कराना है। वे करों के माध्यम से धन एकत्र कर सकते हैं और वे राज्य और केंद्र सरकारों के नियमों का पालन करते हैं। शहर की सरकारें स्कूलों की तरह है जो लोगों को सिखाती हैं कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। वे लोगों की सबसे बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उसने अपने लोगों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, तब से उनका महत्व बहुत बढ़ गया है। इसी तरह जो समूह सरकार का हिस्सा नहीं है, एनजीओ भी लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। ये समूह लोगों को कई तरीकों से पढ़ाते और सूचित करते हैं, खासकर शहरों में।